थोड़ा देर ही होगा, अब तो नॉर्मल क्लास जैसा क्लास होगा। सर को बोले थे आज भी चैप्टर कर लेना। काम है, काम अरे बगल में गन पीगी नहीं है, अरे उसमें हम लोग की फ्रेंड काम अरे तो लिखो आपको नहीं पागल है। सेम वन का ग्रुप ही नहीं दिख रहा है मेरे को। हाँ, मिल गया। क्या हुआ?
फंडामेंटल ड्यूटीज कराना है आज ना, ये वाला पोर्शन ठीक है। ENVS। बस ये 3 एग्जाम अभी तुम लोग दोगे, फिर तुम लोग का लेकिन यही है पता है, सेम 2 में ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा फिर। सोचो तुम लोग सेम 1 ही में रहोगे, दूसरा सेम 1 बच्चा भी आ जाएगा। मई में रिजल्ट निकलता है 12th का, मई में रिजल्ट निकलेगा, मई में एडमिशन चालू, जून तक तो तुम्हारा एडमिशन हो ही जाता है। तो सोचो तुम लोग का सेम 1 चलता ही रहेगा, उसमें और सेम 1 के बच्चे भी आ जाएंगे। तो तुम लोग, हाँ, मई में एग्जाम हो जाएगा, वही हम बोल रहे हैं। हम्म। कौन सा? 5 के बाद ही, इलेक्शन का रिजल्ट के बाद तुरंत? वो तो हम लोग भी नहीं बता सकते ना कब। वो सीए का एग्जाम, वो सीयू नहीं देखता है, सीयू का माथा का वही नहीं है वो। सीयू उसमें भी दे देगा। तुम सीए का एग्जाम मिस करो, सीयू का दो, या तो सीयू का मिस करके सीए का दो। तो पागल लोग, तो कॉन्सर्ट तो शाम में होता है, कौन सा तुम लोग पढ़ाई करते हो? 2 से 5? 5 बजे तो छुट्टी जाओगे। तो सुबह उठ के चल जाना एग्जाम देने। तुम बड़ा पढ़ ही रहे हो। कुछ ऐसा नहीं है, 10 बजे तक सारा कंसर्ट ओवर हो जाता है, 10 साढ़े 10 तक, उसके बाद तुम आराम से 1 2 बजे तक घर पहुंच जाओगे।
फंडामेंटल ड्यूटी स्टार्ट करें? चलो, कल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज किए थे, उसमें हम लोग क्या क्या किए थे बताओ? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कोर प्रिंसिपल्स, और और एक टॉपिक किए थे, क्या था? सॉवरेन, तो कोर वैल्यू, और एक तीन टॉपिक किए थे, लेकिन क्या क्या था हम खुद ही भूल गए। फंडामेंटल राइट्स। हाँ, फंडामेंटल राइट्स भी किए थे, याद है? सारा राइट्स का अलग अलग था। तो वो बोले हम सुने नहीं, सॉरी। याद है इसको, मतलब ये पढ़ा था कल। चलो अब फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन दी, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज है और क्या क्या है उसका सिग्निफिकेंस डिटरमाइन करना है, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज, fundamental duties which were added by the 42nd amendment act of the 19 constitution in 1976 in addition to creating and promoting culture also strengthen the hands of the legislature in enforcing these duties via the fundamental rights, ठीक है? तो ड्यूटीज, मतलब ड्यूटीज कब ऐड हुआ है, कौन ऐड किया? बाय द 42nd अमेंडमेंट, जब अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1976 में, तब ड्यूटीज को ऐड किया गया था। ड्यूटीज क्या करता है, मतलब ये हम लोग को अपना, हम लोग का ड्यूटी बता रहा है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग का क्या क्या ड्यूटी है टुवर्ड्स दी, टुवर्ड्स आवर कंट्री, ठीक है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, और अंडर आर्टिकल 51A टू बी ओबेड बाय एवरी सिटीजन आर एस फॉलोज, क्या क्या है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके सारे आइडियल्स को, इंस्टीट्यूशन को, सबको, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट करना, दैट इज आवर ड्यूटी, ठीक है? दूसरा, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, जितने भी नोबल आइडियल्स हैं जो हमारे स्ट्रगल के लिए, मतलब हमारे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किए हैं, उनको रेस्पेक्ट करना, उनको फॉलो करना, उनको चेरिश करना, ये हमारा ड्यूटी है। फिर तीसरा ड्यूटी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, ये जो सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, हम लोग जो कल कोर वैल्यूज पढ़े थे, उसको प्रॉपरली निभाना, ठीक है? फिर कंट्री को डिफेंड करना और नेशनल सर्विस देना, जब भी आप लोग से बोला जाए, कभी भी कुछ ऐसा सिचुएशन आए कि आपको बुला रहा है अपने कंट्री के लिए लड़ने के लिए, तो आपको उसके लिए भी रेडी होना, ठीक है? फिर टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, वही सेम वही चीज हो गया यहाँ पे, ब्रदरहुड वाला, फ्रेटर्निटी वाला पॉइंट, की एक स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए। फिर टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द हेरिटेज, जो भी हेरिटेज है हमारे कंट्री का, जो कल्चर को बिलोंग करता है, उसको वैल्यू, मतलब उसको प्रिजर्व करना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन, और सारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। फिर आठवां ड्यूटी है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। फिर टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, हर एक जगह पे जहां पे भी आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको एक्सीलेंट होना, ताकि उससे नेशन का भी डेवलपमेंट हो। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन बाय पेरेंट द गार्जियन टू हिज चाइल्ड, मतलब किसी को ये तुम एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, ये हमारा ड्यूटी होगा कि हम अपने बच्चों को क्या करें? एडुकेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि बिकॉज विदाउट एजुकेशन नथिंग इज पॉसिबल, ठीक है? टू हिज चाइल्ड और अवॉर्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 years एज द केस मे बी। तो ये सारा 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, क्लियर? सिग्निफिकेंस क्या है ड्यूटीज का? एक, इससे हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, एक मॉरल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम लोग को ये चीज करना है। ड्यूटीज हम लोग को बोला गया तो हमारे ये मोरालिटी पे आ रहा है कि ये हमारा सिविल, मतलब सिविक नेचर है, हमारा सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमको अब टुवर्ड्स आवर कंट्री पूरा करना है, ठीक है? फिर राइट्स एंड ड्यूटीज के बीच में बैलेंस, सिर्फ आप राइट्स के लिए, आप अपने हक के लिए ही सोच रहे हो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देख रहे हो, तो दैट इज रॉन्ग। तो ये क्या कर रहे हैं, जो ड्यूटीज है, इट क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन दी राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है? जुडिशियरी को इससे हेल्प होता है। फिर जुडिशियरी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हुआ, ठीक है? तो अगर वो कुछ भी वायलेट किए, हम लोग ड्यूटी है जो मेरा करना, अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए मेरे को जेल भी हो सकता है ना, मतलब कि उस, मतलब जुडिशियरी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उसी के बेसिस पे वो लॉ एंड ऑर्डर बनाएगा। देखो वही नेक्स्ट पॉइंट ही वही है, बेसिस ऑफ लॉ मेकिंग, ठीक है? लॉ जो भी बनता है वो उसी के, हमारे ड्यूटीज के बेसिस पे ही बनता है। प्रमोशन ऑफ, इससे क्या हो रहा है? इट इज प्रमोटिंग नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, बिकॉज एक ड्यूटी ये भी था कि हम लोग को अपने नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये यूनिवर्सल एजुकेशन और सोशल डेवलपमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। were indirect legal importance, although non-justiciable. They influence court decision, policy making, and responsible shape responsible behavior. ठीक है? बैकड्रॉप्स क्या क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का?
इमर्जेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, अच्छा वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। हम लोग आएंगे, ये देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। इमर्जेंस ऑफ दिस ड्यूटीज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल की फैक्टर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में था और कॉन्स्टिट्यूशन फोकस करता है फंडामेंटल राइट्स पे। तो ओवर टाइम इट इज क्लियर दैट वेर while इंडिविजुअल राइट्स वर वेल प्रोटेक्टेड देयर वाज लैक ऑफ एम्फोसिस ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिटीजन। तो इस वजह से इन लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ये फंडामेंटल ड्यूटीज लाया था, मतलब कि राइट्स वेर प्रोटेक्टेड, बट सबसे ज्यादा चीज जो है कहाँ आ रहा था, लैक कहाँ पे था, रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मतलब सिटीजन लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, तो उन लोग को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए ड्यूटीज लेके आया गया था। फिर पॉलिटिकल चेंजेस भी हुआ था बहुत ज्यादा, जिसके बाद ये सब जैसे कि करप्शन वगैरह बहुत ज्यादा होने लगा था, तो ये सब चीज को भी ठीक करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज लेकर आया था। ग्लोबल ट्रेंड था ये। फिर देखो, स्वर्ण सिंह कमिटी, द कमिटी इस्टेब्लिश्ड इन 1976 रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो मतलब बैकड्रॉप का मतलब समझ रहे हो कि ये एमर्ज कैसे हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज आया क्यों, ये सारे रीजन की वजह से। क्लियर है? फिर ये कमिटी जो आया था वो भी ये बोला था कि वी शुड इंक्लूड ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज। इट एम टू एड्रेस द नीड फॉर अ होलिस्टिक अप्रोच टू सिटीजन वेयर राइट्स एंड ड्यूटीज आर सीन म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग। वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस अभी ऊपर इंपॉर्टेंस में पढ़े थे, ये जो था वही लिख देना, ठीक है। सिग्निफिकेंस ही था ये, देखो दो अलग अलग आंसर पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। डिस्कस द लीगल सिग्निफिकेंस। चलो, अब लीगैलिटी में ये कहाँ से आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अ सिटीजन कैन नॉट बी डायरेक्टली, अगर आप ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जेल हो जाएगा, ठीक है। कोई लीगल पेनाल्टी नहीं है इस पे। हाँ, ये बेसिस है, मतलब इसी के बेसिस पे लॉ बनता है। अगर आप वो लॉ के अगेंस्ट जाओगे तो आपको जेल होगा, ठीक है। इस चीज के लिए जेल नहीं हो सकता, मतलब दिस ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर यही एनफोर्सेबल बाय लॉ होता ना तो कोई भी अपना ड्यूटी निभाने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि पता है अगर हम ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो फिर मेरे को जेल हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, देर इज नो, बट यहाँ पे ये नहीं है। फिर मॉरल एंड सिविक ऑब्लिगेशन है सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करना, वो आपके मोरालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत लोग हैं जो इंडियन के फ्लैग, नेशनल एंथम पे कितना रेस्पेक्ट करते हैं कि अगर जब भी नेशनल एंथम होता है तो इंसान खड़ा हो जाता है आउट ऑफ रेस्पेक्ट, तो वो आपके मॉरल्स में है। कोई लोग नहीं खड़ा होगा, लेकिन ये हमारा ड्यूटी है रिस्पेक्ट देना हमारे नेशनल एंथम को, हमारे नेशनल फ्लैग को, ठीक है। इसी वजह से कभी भी फ्लैग जमीन पे नहीं रहता है, फ्लैग हमेशा अगर है तो वो उड़ता हुआ ही होना चाहिए। इसीलिए सुबह के टाइम, पता शाम के टाइम पे फ्लैग को नीचे कर दिया जाता है। अगर तुम लोग ध्यान दो, एयरपोर्ट हुआ, रेड फोर्ट हुआ, ये सब जगह पे हमेशा फ्लैग वो हो रहा होता है ना, वेव ऑफ, तो शाम के टाइम पे फ्लैग नीचे हो जाता है, फिर सुबह के टाइम पे उसको होस्ट किया जाता है, सुबह सुबह ही एकदम, क्योंकि हमेशा फ्लैग जो है वो एक ये सब चीज आउट ऑफ रेस्पेक्ट, आउट ऑफ मोरालिटी है, ठीक है। तो ये मॉरल एंड सिविक ऑब्लिगेशंस है। फिर इट एड्स इन इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ठीक है, बोले तो हेल्प करता है लॉ बनाने में। बेसिस फॉर लेजिस्लेशन, लॉ रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ड्यूटीज से ही आता है। प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, दीज लॉज इनडायरेक्टली गिव लीगल फोर्स टू दी ड्यूटीज। फिर अब ये लॉ जो है कहीं ना कहीं लीगैलिटी पे हिला रहा है। देखो हम क्या बोले, ड्यूटी अगर तुम नहीं निभाओगे तो उससे कोई लेकिन उसी के बेसिस पे तो लॉ बन रहा है ना। अगर लॉ तुम नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हो, तब तुमको पेनलाइज्ड किया जाएगा, मतलब उसके लिए पेनल्टी है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग फंडामेंटल, जैसे कि अब देखो बहुत सारा लॉ हो गया है कि तुम क्या बोलते हैं, जो कल्चरल हेरिटेज है वहां पे गंदगी नहीं फैला सकते, 500 रुपए का फाइन हो जाएगा, या फिर कुछ। तो वो कहीं ना कहीं ड्यूटी से कनेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि ड्यूटी में ये बोलता है ना टू प्रिजर्व अवर कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो वही चीज हो गया। फिर प्रमोट्स नेशनल डिसिप्लिन एंड यूनिटी, फंडामेंटल राइट्स को ये और स्ट्रेंथन करता है। बिकॉज अगर आपको राइट्स मिल रहा है तो देन यू आर एक्सपेक्टेड टू फुलफिल योर ड्यूटीज एज वेल। सिर्फ राइट्स का मजा नहीं ले सकते आप, आपको अपना ड्यूटी भी निभाना पड़ेगा टुवर्ड्स योर कंट्री, ठीक है। फिर जुडिशियल रिकॉग्निशन, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल, कोर्ट्स हैव समटाइम्स ट्रीटेड देम एज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जैसे कि एजुकेशनल राइट केसेस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन केसेस। ये दो चीज को पहले उतना ज्यादा वो नहीं किया जाता था, बट आज के टाइम पे ये दोनों चीज पे बहुत ज्यादा, पहले इसी वजह से तो लोग उतना पढ़ते लिखते नहीं थे ना, बहुत गिने चुने लोग ही पढ़ते थे। अब एजुकेशनल केसेस भी हो गया, मतलब इफ यू आर नॉट गेटिंग दी अपॉर्चुनिटीज पढ़ाई पढ़ाई के लिए, अगर आपको नहीं पढ़ने दिया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आपका ये हो सकता है, बिकॉज दैट इज वैलिड। ये लॉ है कि मतलब एजुकेशनल राइट का अपॉर्चुनिटी अगर आप चाहते हो, अगर आप नहीं चाहते हो तो बात का बात है, अगर आप चाहते हो तब भी आपको नहीं पढ़ने दिया जा रहा है तो आप इसके अगेंस्ट भी केस कर सकते हो, ठीक है। तो ये केसेस होता है अब। क्लियर? फिर लीगल सिग्निफिकेंस, ये वही सेम है, ठीक है, जो ऊपर पढ़े थे, तो दोनों में से कोई भी आंसर पढ़ लेना हो जाएगा।
सेम फिर से वही है, लीगल सिग्निफिकेंस, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो अनदर आंसर लिखा हुआ है, तो तीनों में से कोई भी एक आंसर करना, वो वाला इजी था जो हम लोग अभी किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बाबा, एक ही आंसर कितनी बार है। नंबर 7 में आ जाओ। फंडामेंटल ड्यूटीज एक्ट एज अ वैल्यूएबल गाइडलाइन इन द मेकिंग ऑफ अ गुड सिटीजन। मतलब अगर तुम अच्छे सिटीजन हो तो तुम ड्यूटीज की वजह, हाँ सही बात है, अगर तुम सारे ड्यूटीज को निभा रहे हो देन यू आर अ गुड सिटीजन ऑफ योर कंट्री। तो यही चीज को समझा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज इफ यू आर फॉलोइंग ऑल द ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, देन यू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर द नेशन। तो आपके अंदर वो नेशन के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रिस्पेक्ट है, तभी आप वो कर रहे हो, तो मतलब यू आर अ गुड सिटीजन। फिर नेक्स्ट, यू आर इनकरेजिंग सोशल हार्मनी एंड ब्रदरहुड। तो इससे भी ये प्रूव हो रहा है, वही ड्यूटीज जो था ना 11, वही उसी चीज को ऐसे लिख देना है कि इफ दैट पर्सन इज डूइंग दिस देन ही इज अ गुड सिटीजन। समझ आया? तो इसी टाइप से ही लिखना है। तो जो एक बार ड्यूटीज याद हो गया तो ये आराम से आ जाएगा। देखो जो भी लिखा है वही चीज लिखा है, सारा ड्यूटी है। तुम्हारा और 2 पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि 11 ड्यूटी अगर याद रहेगा तो 11 ड्यूटी को तुम लिख सकती हो यहाँ पे। क्लियर है आंसर कैसे लिखना है? अगर हम ये सारे ड्यूटीज को निभा रहे तो हम गुड सिटीजन है या नहीं? ऑब्वियसली है। तो वही चीज को अपने से आंसर बना के लिख लेना। क्लियर? अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में? 51A कौन से आर्टिकल के अंदर? और पार्ट कौन सा? पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस आता है ना, जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था एक्ट 1976, तब फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। क्लियर है? लेटर वन मोर ड्यूटी, फिर और एक ड्यूटी को ऐड किया गया था, उसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। क्लियर? और कौन सा कमिटी किया था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वरण सिंह कमिटी, जो ऊपर में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। चैप्टर 4 जल्दी से देख लो। फिर 5 और 6 बहुत छोटा छोटा है बाबा, जल्दी ही हो जाएगा। ईएनवीएस हमको बस एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या आज हम करवाएंगे, थोड़ा सा बोरिंग है ईएनवीएस। हम्म। रियलमी नाम से कौन है? काइंडली राइट योर नेम।
पहला भेजा, फाइनल टच तो भेजा नहीं ना, अब तो एग्जाम भी लेट होगा तो। नहीं भेजे होंगे। 2 महीना पहले। फोन तुम्हारा नया है ये? अभी से कॉल जाएगा। ये मेरे को सेम 1 से कौन मैसेज किया था ना कि हम नहीं करवाएं, आज हो जाएगा, वो तुम ही थी क्या शबीना? बहुत पहले की सीवी में ये चैप्टर नहीं हुआ है। हम पता हाँ है सारा मैम। चैप्टर, हाँ हम सारा चैप्टर करवाए थे ना, तो कैसे रिकॉर्डिंग नहीं गया उसमें? देखो हम बोले ना हम करवाए, देखो आज जो सामने मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं उन लोग किए थे, हम 4 और 5 सब करवाए थे ना, तो रिकॉर्डिंग कैसे नहीं गया? हाँ हाँ मैम हम सारा पूछेंगे क्यों। रिकॉर्डिंग रोल नहीं था। जब नहीं, जबकि यूनिट 4 वो बोले कि कौन सा यूनिट का नहीं है सभी ना, तुम कौन सा यूनिट बोल रही थी यूनिट बोल। 5। यूनिट यूनिट 5। 5, जबकि हमको याद है हम यूनिट 4 यूनिट 5 याद है साथ में पढ़ाए थे। तुमको किन लोग का कहाँ से याद होगा, तुम लोग क्लास थोड़ी किए थे, उन लोग की थी क्लास मेरा। आप यूनिट 4 पढ़ा, 5 और 6 एक साथ करिएगा, फिर 5 नहीं रिकॉर्डिंग। यूनिट 5 का बोल रही रिकॉर्डिंग नहीं है, एक बार चेक करो तो। देखो क्योंकि अगर हमको ये चीज पता चलेगा तो हम उधर बोलेंगे, तो फिर मेरा तो पढ़ाना वेस्ट जाएगा ना, अगर इन लोग डाल ही नहीं रहे हैं क्लास तो। नहीं दिया हुआ है ना, तो ये तो फिर, लेकिन हम पढ़ाए थे, तुम लोग को याद है ना, चलो प्रूफ है मेरे पास कि हम पढ़ाए हैं, क्योंकि हमको अच्छे से याद है, हमें तुम लोग को आर्टिकल 51A पूरा पढ़ाए थे हम, तो कहाँ गया उसका रिकॉर्डिंग? नहीं देखो अब मेरा, रुको। रुक जाओ अब क्या, देखते हैं। हाँ, चुप रहो। सुनो, राइट अ नोट ऑन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 51A, ठीक है। अभी ऊपर पढ़े थे, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है? 51A। तो अब देखो, 51A जब पूछ लिया है तो 51A में लिख देना है कि क्या क्या उसमें रहता है। दिस आर्टिकल वॉज एडेड टू एम्फसाइज द मॉरल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही जो ड्यूटी के लिए था, है ना। कॉम्प्लीमेंटिंग द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 51A was aimed at fostering a sense of civic responsibility and national consciousness। ठीक है। अच्छा, जो फंडामेंटल ड्यूटी का ऑब्जेक्टिव था सेम ही है ना, हम तो बोले सेम है, इसीलिए तो हम बोल रहे कि हमको ये टाइम भी नहीं लगा होगा, पूरा सेम है, क्योंकि आर्टिकल 51A क्या चीज का है? फंडामेंटल ड्यूटीज का ही है ना, और ड्यूटीज ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो, तो वही चीज लिखना पड़ेगा घुमा फिरा के, और क्वेश्चन एक ही आता है। या तो तुमसे पूछ लेगा आर्टिकल 51 को करने, या तो सीधे डायरेक्ट बोलेगा ड्यूटीज बताने, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। या तो फिर लीगल सिग्निफिकेंस पूछ लेगा, और कहीं ना कहीं आंसर दोनों में देखना एक ही था, क्योंकि हम बोले एक ही अटेम्प्ट लेना है।
एक ही अटेम्प्ट में सभी कुछ डाल देना। अब जैसे कि 25 मार्क्स का तुमको लिखना है, तो पहले तुम लिख देना इन फंडामेंटल ड्यूटीज कब आया था, कौन से अमेंडमेंट से आया था, कौन से ईयर में आया था वो। फिर उसके बाद लिख देना आर्टिकल 51A के अंदर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फिर आर्टिकल 51A के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दे के उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज आता है ये मेंशन करना। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है वो मेंशन करना। फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो मेंशन करना, ऑब्जेक्टिव मतलब सिग्निफिकेंस, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस के बाद लास्ट में हम लोग लीगल सिग्निफिकेंस जो पढ़े थे वो 25 मार्क्स का आंसर हुआ। समझ आया? कुछ भी पूछेगा ये सारा टॉपिक डाल देना तो 25 मार्क्स हो जाए। क्योंकि देखो अगर सिर्फ लीगल सिग्निफिकेंस पूछेगा तो 10 मार्क्स का ही आंसर लिख पाओगी उसमें ना। तो ऊपर पीछे आगे पीछे हिस्ट्री तो देना ही पड़ेगा तुमको। तो पूरा ये 3 चैप्टर मिला के एक आंसर लिखना है तुम लोग को। यही कैसे लिखना है हम समझा दिए एकदम। 25 में आराम से 15-20 मिल जाएगा अगर ये आंसर तुम लोग पूरा लिखोगे तो। मैम अगर सिर्फ लीगल सिग्निफिकेंस अरे पूछा सही तो में, क्या क्या मिलेगी? अगर सिग्निफिकेंस भी पूछा तो पहले तुमको पहले उस टॉपिक को तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। ऑब्वियस सा बात है, अगर 10 मार्क्स का पूछता तो सिर्फ सिग्निफिकेंस लिखती है। 25 मार्क्स में 25 पॉइंट सिग्निफिकेंस का, तो उतना तो फंडामेंटल ड्यूटीज का सिग्निफिकेंस भी नहीं है। तो क्या करना है, वापस से वही इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर उसके बाद आर्टिकल 51A को डिफाइन करना है। फिर उसके बाद तुम्हारे राइटिंग पे डिपेंड करता है, अगर तुम सही से नहीं लिखी हो तो अब नहीं मिलेगा 15-20। अगर तुम्हारा पूरा लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, सब चीज एकदम प्रॉपर है, तो आराम से 15-16 तो मिल ही जाएगा, इतना श्योरिटी है। फिर 51A को डिफाइन करने के बाद वो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। देखो तुम सिग्निफिकेंस लिख रही हो, तुम ड्यूटीज लिखी ही नहीं हो, कोई सेंस बनेगा नहीं। ड्यूटीज लिखने के बाद सिग्निफिकेंस लिखो, उसका लीगल सिग्निफिकेंस लिखो, कंप्लीट हो गया आंसर। क्लियर? बस यही पढ़ना ही था इसमें, मॉड्यूल 2 में यही है। इससे ये वाला क्वेश्चन तुम लोग पता है बहुत अच्छे से कर सकते हो अटेम्प्ट। और उसमें भी 2 क्वेश्चन आएगा, या तो कोर प्रिंसिपल, या तो कोर वैल्यूज, या तो फंडामेंटल राइट्स। उसमें से भी एक ही करना है। तो एक उधर 25 मार्क्स, एक इधर 25 मार्क्स, हो गया 50। वो अब कॉलेज वाला कितना देगा वो नहीं पता, हम तुम लोग को अटेम्प्ट लेने का बता दिया। अगर 50 मार्क्स का पूरा पूरी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो पास हो, वो हम गारंटी दे रहे हैं। अब ये नहीं कि 25 मार्क्स में आधा पेज ही लिख के बोले कि हम इतना ही अटेम्प्ट किए हैं, नहीं, लिखना है मतलब पूरा पूरी अच्छे से अटेम्प्ट कर रहे हो तो आराम से पास हो। पास के अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है। हम्म। चलो देखो आर्टिकल टेक्स्ट, देखो 11 ड्यूटी का पूरा लिखा हुआ है, देख लो। हाँ, हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, आंसर तो रिपीटेड ही हुआ, दो अलग अलग टॉपिक बना के कोई फायदा नहीं है। अब जैसे यहाँ सर दे दिए कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के हिसाब से भी आ सकता है। अब आर्टिकल 51 ये तो ड्यूटी पे ही है ना, तो फिर हम क्यों ही पढ़ाएं वो चीज। वही है, ड्यूटी ही है। अब देखो उसके ऊपर में जो पढ़े थे हम लोग, यहाँ ध्यान देना अभी। तो इससे परेशान है हम, उफ। ये देखो, इट शैल बी द ड्यूटी। तो ये जो लिस्ट है ये किसके अंडर है, समझे, सेम ही चीज है। वो आर्टिकल में यही चीज लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, वो 11 का 11 ड्यूटी अच्छे से याद होना चाहिए बस। तुम लोग तो कॉलेज में दोगे ये वाला एग्जाम ना, तो तुम लोग सोच समझ के अपना कुछ भी कर सकते हो। देखो सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, वही फंडामेंटल ड्यूटीज का इंपॉर्टेंस। एक क्वेश्चन तो पूरा पूरी पक्का है, तुम लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो फंडामेंटल ड्यूटीज वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम इसीलिए लग रहा है 51 है, हमको लग रहा है ना हम ऐसे ही समझाए होंगे और वो यूनिट नहीं डाले हैं, माइट भी, पता नहीं, क्या पता, देखते हैं। यूटिलिटी एंड लिमिटेशन। यूटिलिटी मतलब वही हो गया इंपॉर्टेंस, क्या इसका सिग्निफिकेंस, जैसे कि वो प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, एड टू जुडिशरी, बेसिस फॉर, ऊपर वाला सारा पॉइंट्स रिपीटेड है, देख लो। सब यही सब ऊपर पढ़े, एजुकेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर लिमिटेशंस भी ऊपर में पढ़े थे, नहीं लिमिटेशंस नहीं पढ़े थे शायद। लिमिटेशंस एक बार सुन लो, देखो और एक पॉइंट मिल गया लिमिटेशंस लिखने का। ये तो ऊपर पढ़े ही है, नॉन जस्टिसेबल नेचर होता है फीचर्स में, है ना। दूसरा, लैक ऑफ क्लियर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। देर इज नो डायरेक्ट अथॉरिटी, नहीं है कोई
इसमें मतलब कोई इस चीज का पावर बॉडी नहीं है कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको वो आके पनिश करे, ठीक है। फिर वेग और जनरल नॉलेज में सम ड्यूटीज आर ब्रॉड एंड ऑब्जेक्टिव मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट। फिर एब्सेंस ऑफ लीगल, कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, पब्लिक उतना अवेयर नहीं है, बहुत किसी से पूछो कोई कोई अनएडुकेटेड या फिर जो एडुकेटेड भी हो और ये सब चीज का नहीं पढ़ा हो, जाके उसे पूछो तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है, कुछ नहीं बता पाएगा। लैक ऑफ अवेयरनेस ठीक है। फिर लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, ठीक है। तो मतलब समटाइम्स ड्यूटीज में बी इंटरप्रेटेड इन अ वे दैट कुड रेस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स इफ नॉट अप्लाइड केयरफुली। क्लियर? मिसयूज कर सकता है ना इंसान। हम्म, क्या हुआ? कुछ हुआ? हाँ तो वही लिमिटेशन ही हो गया, सेम ही है, तो सिक्स भी हो गया, मतलब सिक्स में दो ही क्वेश्चन ही है यूनिट सिक्स में। हम बोले थे ना ये हम एक फ्रेश करवाएंगे, तो इससे क्या होगा ना, अभी कल ही ये करवा देते ना तो इतना फ्रेशली तुम लोग के दिमाग में नहीं जाता, आज देखो प्रॉपरली हो गया सारा। क्या? क्योंकि ये सब चीज में देखो, पढ़ाने सिर्फ नॉलेज से पढ़ाता नहीं है इंसान, पढ़ाना भी आना चाहिए इंसान को, वो भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। ब्रो, तुम्हारा क्या मेरा? सुनो, लिमिटेशंस देख लो, वही सब चीज है, ठीक है। लीगल स्टेटस भी हम लोग कर लिए थे इसका, ठीक है। फिर चैप्टर सिक्स में लीगल स्टेटस वही नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, इनडायरेक्ट लीगल रिकॉग्निशन बाय कोर्ट, बेसिस फॉर लेजिस्लेशन, मतलब कोई भी लॉ बॉडी के लिए ये बेसिस एक्ट करता है। फिर कॉम्प्लीमेंट है, ये फंडामेंटल राइट्स है, दे आर कंसिडर्ड काउंटर पार्ट ऑफ दी टू दी फंडामेंटल राइट्स। कॉसी लीगल कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नया है थोड़ा। ऑल्दो नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्सिएबल, बट ये कॉसी लीगल स्टेटस एंजॉय करता है क्योंकि इसमें जुडिशियल डिसीजन हम लोग लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं इसी के बेसिस पे लॉ बन रहा है, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। क्लियर? और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, मतलब मॉरल प्लस लीगल इन्फ्लुएंस, प्राइमरली मॉरल इन नेचर बट इट इज सपोर्टेड बाय द लीगल व्हेन लॉज आर फ्रेम्ड। अगर उसका लॉ बन गया तो कहीं ना कहीं लॉ सपोर्ट हो रहा है, मतलब लॉ से वो सपोर्टेड है ना। जैसे हम एग्जाम्पल दिए तुम लोग को, बताए ना कि अगर ड्यूटी के लिए आपको नहीं मिलेगा बट उसी के रिलेटेड लॉ बना हुआ है, तो अगर लॉ आप नहीं पूरा कर रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे हो, तब आपको पनिशमेंट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपना ड्यूटी ही नहीं पूरा कर रहे हो, उसी की वजह से आपको पनिशमेंट मिल रहा है। क्लियर? क्रिटिसिज्म वही वापस से है, फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन करने बोला है, 11 का 11 आप लोग लिख देना अच्छे से, बस कंप्लीट। और हम ये भी बता दिए हैं कि ये कैसे करना है, ठीक है। सारे सेक्शन का पेपर एक बार देख लेना आराम से, उसी से ही वैसा ही क्वेश्चन रहेगा, हल्का फुल्का घुमा फिरा हो सकता है, ठीक है। क्लियर? सीवी कंप्लीट। अब 10-15 मिनट ब्रेक ले लो, फिर एनबीए स्टार्ट करेंगे, लंच का ब्रेक 15 मिनट। हाँ। हम्म। और